ऐसा नहीं कहीं आप डालियां पड़े हुए हो हम आप आके देखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात तो थोड़ा आपको बोल लेना 2-4 मिनट और फिर इसके बाद आप लोग मस्त जो भी राग अलापना और आप पहले सुन लो 2 मिनट, क्योंकि वो काम की बातें हैं। देखो आप लोग इतने बड़े हो कि आप लोग को समझाया नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल काम है। अरे हाँ भाई, अब बच्चा बड़ा हो गया, जवान हो गया, उसको समझा थोड़ी सकते हैं, लेकिन कुछ बातों को जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हो उसको बताता हूं। आज मैंने एक चीज बताई आपको, बायो का पेपर जब भी करिएगा इन 1 शॉट करने की कोशिश करिएगा, और 1 शॉट करने के लिए आपको रिवीजन बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके रिवीजन में एक बहुत बड़ी समस्या आती है जो आप लोग करते हो, जो गलती करते हो रिवीजन में। जब आप रिवीजन लेके बैठते हो ना अपने कंटेंट का, तो सबसे बड़ी गलती जो मानसिक जो आपका उसमें जो स्टेटस होता है वो ये होता है कि चलो यार ये तो याद ही था, ये भी याद ही है, वो भी याद ही है, याद तो सब है, तो रिवीजन की जरूरत क्या है? मैं आपको बताता हूं, रिवीजन उतना ही इंटेंसिफाइड होना चाहिए जितना इंटेंसिफाइड आपने पहले दिन उस चैप्टर को पढ़ने में किया था। अगर रिवीजन में आपने लापरवाही करी, आप ऑब्जेक्टिव निश्चित गलत करके आएंगे। आपको मैं एक इंफॉर्मेशन बता देता हूं, दुनिया के सारे टफेस्ट एग्जामिनेशन जितने भी हुए हैं सब ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए आते हैं। जबकि डिस्क्रिप्शन है, हम लिख सकते हैं, पर क्यों नहीं लिया जाता उसका रीजन बताता हूं। हर आदमी अपने नॉलेज को लेके कितना कॉन्फिडेंट है उसको चेक करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि उस नॉलेज को वो एक्सप्लेन करे कहीं पे, तो नॉलेज का एक्सप्लेनेशन आसान है, पर उसी नॉलेज के बगल में अगर मैं 3-4 मिस्टेक्स कर दूं तो ह्यूमन ब्रेन उन मिस्टेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव पैटर्न में 4 में से 3 ऑप्शन गलत और 1 ऑप्शन सही दिया गया है। 75% चांस है गलत होने का, सिर्फ 25% चांस है सही होने का। तो इससे निपटेगा कैसे कोई? तो इससे तो वही बच्चा निपट सकता है जो जिसको इंटेंसिफाइड रिवीजन आता हो। तो आप रिवीजन नहीं करेंगे ना, तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में आप निश्चित गलत करेंगे। बेटा कोशिश करिए जिस दिन एग्जाम आपका हो, यहां छोड़ दीजिए, मैं फाइनल की बात कर रहा हूं, उससे पहले 15 दिन पहले अपना सिलेबस वाइंड अप करिएगा। एकदम ये गांठ बांध लीजिए, जो बच्चे करेंगे वो निकल जाएंगे। इसी क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जिन्होंने आके हमसे बोला कि हमने 11th 12th एनसीईआरटी खत्म किया, 11th को रिवाइज भी कर लिया, वो 12th पे लगे हुए रिवीजन पे। ये 3 ही महीना हुआ है अभी मैं पढ़ाते हुए। 3 महीने पहले इस क्लास में आके मैंने बोला था रोज 10 पेज पढ़िए। उन बच्चों का 11th 12th खत्म भी हो गया, वो रिवीजन भी कर रहे हैं, बस उन्होंने बात को माना। मैं उनका हाथ पकड़ के तो नहीं जाके बोला कि आपको ये करना है। डिसिप्लिन में रह करके अब सेल्फ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है किसी को देख के नमस्ते करना, डिसिप्लिन नहीं मतलब। डिसिप्लिन का मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन होना। आप हल्ला हपाड़ करिए वो कोई मतलब नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं मानता मैं। डिसिप्लिन का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन होना। ये कहानी है, ये मुझे करना तो करना है आपको भाई। आप सोचिए 3 महीने का समय बीत गया। इन 3 महीनों में बहुत लोगों ने YouTube देखा होगा, बहुत लोगों ने अलग अलग चीजें देखी होगी, अब बहुत लोग उसको छोड़ करके किताबों में घूम रहे थे। तो ऑब्वियसली जिनके पास एक बार एनसीईआरटी पूरा पढ़ गए हो, एक बार और पढ़ने की तैयारी में हो, ऑब्वियसली उनके पास एक्स्ट्रा नॉलेज या एक्स्ट्रा एज तो होगा। और आपको पता है 99% चांस होता है एनसीईआरटी से आने का। चलो जी छोड़ो 99, 90% चांस एनसीईआरटी से आने का। सिलेक्शन तो 85% नंबर पे हो रहा है। सिलेक्शन तो 85% नंबर पे हो रहा है। अगर हम ये मान के चले कि हमको कुछ नहीं आता है तो हमको एनसीईआरटी पूरी आती है, तो मेरा तो चांस है सिलेक्शन का। मैं 90 में से 85 क्वेश्चन तो जरूर फोड़ के आऊंगा।
और मैं तो बहुत बाहर की दुनिया में विचरण करके आ रहा हूँ कि नहीं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे पढ़ रहा है, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे पढ़ ऐसे इंपॉर्टेंट है। फर्जी है। कई साल तैयारी करते हैं लोग। कुछ बेसिक बातों पे स्टिक रहिए। एनसीईआरटी पढ़ना है, रिवाइज करना है और हर हाल में करना है। रिवीजन ऐसा दम लगा के करिए ना, ऐसा दम लगा के करिए कि बायो वन शॉट में हो जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, बायो वन शॉट में करना है। 45 मिनट से 50 मिनट समय दीजिए बायो, और अगर इससे भी कम दे पाते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको कैलकुलेशन में टाइम मिल जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड करिए। मैंने पूरी फिजियो, मैंने पूरा इंटरलॉज, सॉरी ये क्या कहते हैं इसको, डाइवर्सिटी, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाया। एक एक चीज पढ़ाई एनसीईआरटी बेस्ड, कहीं कोई चीज नहीं छोड़ी गई है। आपको सिर्फ जो पढ़ाया गया है ना, मैंने जो पढ़ाया, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत आसान नजर आएगी। मैंने भी कहीं कहीं 5 से 7, 8, 10% बाहर निकला होगा एनसीईआरटी के। वो सिर्फ इस बात के लिए ताकि अगर कोई रिस्क हो तो कवर हो जाए। तो रिस्क को कवर करना भी हम जानते हैं, इसलिए आप लोगों की एक ही मतलब काम करना है आगे से, इस तरीके से पढ़ जाइए ना, मजा आ जाए, मतलब रिवीजन कर जाइए। और बेटा चाहे आपके जितने भी नंबर अभी आते हो, घबराइए नहीं। अगर आज के बाद उठ के पढ़ना चालू कर दिए तो सिलेक्शन का पूरा चांस है। 24 घंटे होते हैं, 7 दिन होता है, 30 दिन महीने में होते हैं। अगर प्लानिंग कर ले और लगा दे कैलकुलेशन तो कोई सिलेक्शन रोक ही नहीं सकता है। और वही है, उसके लिए मन चाहिए, दिमाग चाहिए, दिलो दिमाग चाहिए, करिए। दूसरी बात, स्मार्टफोन, अगर क्लासेस नहीं आपकी चल रही है ऑनलाइन, छोड़ दीजिए। मैं आपकी चीज बताता हूँ, आपके सराउंडिंग में 99 ऐसी चीजें हैं जो आपको आपकी पढ़ाई से हर सेकंड खींच रही है बाहर, हर सेकंड खींच रही है। निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, मत पढ़ो, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। एक भी चीज आपके सराउंडिंग में ऐसी नहीं है जो आपको ये कहे कि नहीं चलो पढ़ो। सराउंडिंग हमारा इस तरीके का बन चुका है, और सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है मीडिया, सोशल मीडिया। करते हैं स्क्रीन के साथ। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आने वाला 15-20 साल जो है ना, ह्यूमन के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। वजह क्या? जो लोग स्मार्टफोन से दूर रहेंगे उनका ब्रेन बहुत शार्प और एनालिटिकल होगा, और जो लोग स्मार्टफोन में घुसे रहेंगे उनके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी। और ये जो डिवाइस बनाई जा रही है, हाई परफॉर्मेंस डिवाइस, जो आप सोचते हो कि बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है, बेसिकली इट्स अ वेरी गुड कॉन्फ़िगरेशन टू ट्रैप द ह्यूमन एक्टिविटी। सो प्लीज अवॉइड। अगर आप बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हो, एक बहुत छोटी चीज को फेंक दो, और नहीं फेंक सकते हो तो इतना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि आप उसको यूज बहुत लिमिटेड करो। मेरे पास तो 2 फोन है ना, उसमें से एक है आईफोन, आपको भी पता है, और एक 7-8 साल पुराना फोन है, OnePlus 2, 3 कुछ ऐसे ही है, जो जिसका स्क्रीन लगभग हर जगह से टूट गया है, फिर वो भी चल रहा है। वो आईफोन है, उसमें एक भी ऐप नहीं है, न यूट्यूब है, न फेसबुक है, न व्हाट्सएप, कुछ भी नहीं है। और वही मेरा मेन नंबर है, 900 वाला, वही मेन नंबर है। और जिस पर व्हाट्सएप है, जो पुराना वाला फोन है, उसमें सारे मैंने एप्लीकेशन रख रखी है। उस फोन को मैं यहाँ से जाता हूँ और फेंक देता हूँ, कभी कभार देख लेता हूँ।
क्योंकि मैंने कब किया, मैंने कब डिसीजन लिया, मैं आपको बताता हूँ। अपने ऊपर घटी हुई घटना। एक दिन मैं सो रहा था, मॉर्निंग आवर्स की बात बता रहा हूँ, मेरी आंख बंद थी और मेरा हाथ ऐसे चल रहा था। बिलीव मी, मैं शॉक्ड हो गया जब मैं मेरी आंख खुली तो मेरा हाथ जैसे ऑटोमेटिकली चल रहा था। मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं घबरा गया। मैंने उठा, मैंने बोला, दिमाग लगाया, मैंने पूरे दिनचर्या को पिछले एक हफ्ते का मैंने एनालाइज किया। मैंने पाया कि आई वॉज वेरी मच यूजिंग स्मार्टफोन, और ये बात थी लॉकडाउन की, जो सेकेंड वेव आई थी कोरोना की। देन आई डिसाइड कि मैं इस बाधा से दूर निकलूंगा, और मैं निकल गया, एकदम निकल गया। मैंने छुआ, जो मेरा सबसे बढ़िया फोन है उसमें मैंने इससे झंझट ही नहीं रखा। मैं निकल गया, मैं डिटरमिन्ड था, मैं निकल गया। और मैं आपकी चीज बताऊं, मैं निकल गया ना, अब मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है किताबें पढ़ना। मुझे अच्छा लगता है कोई जो मेरे पास जो टैब है उस टैब पे कुछ लिखना पढ़ना। मेरे टैब बहुत सारी चीजें लिखता हूँ मैं। नाउ आई बिकम्स मोर एनालिटिकल। मैं ये अपने ऊपर की घटना बता रहा हूं। आपका फोन बंद है, अभी बंद है, नेट भी ऑफ है। मैं अगर जिस ब्रांड के भी बैठ के बात करूं ना आपके सामने, सपोज करो किसी ब्रांड के बारे में बात करूं, वो ब्रांड का एड आपके यूट्यूब पे आना चालू हो जाएगा। इट मीन्स वो आपके इमोशंस, आपकी पूरी एक्टिविटी को ट्रैक कर रहे हैं, एंड समथिंग यू फॉल इन लव। कभी किसी इंसान से जब हम प्यार करते हैं तो उसकी हर वक्त उसकी अच्छाई नजर आती है। तो स्मार्टफोन ने क्या किया कि आपको जो चीजें हमेशा अच्छी लगती हैं 24 घंटे आपके सामने पोर्ट्रेट कर रहा हो। इससे आपका टाइम ट्रैप्ड हो रहा है बेटा। प्लीज अवॉइड। मेरी बात मानिए, एक मुहिम चलाइए अपने साथ और दूर होइए। अब तुम एक हफ्ता बंद करके देख लो, मैं दावे के साथ यहाँ कह के जा रहा हूं, तुम्हारी पढ़ाई की एफिशिएंसी ना बढ़ गई ना तो बताना तुमको। बोलो बोलो, अच्छा कुछ बोलना है तो बोल, आओ बोलो। क्यों भाई? सर इस सीट पे बैठे कहीं सर, बोलो। भाई टोपी निकाल ले। सही है, स्मार्ट है बंदा। ऐसा जोश आप लूंगा आज तक। कुछ मैंने लिखा है, अच्छा भैया, कुछ लाइन्स हैं, अगर कोई युगांडा से है तो उसको समझ में नहीं आएंगी। मतलब इसको अंग्रेजी आती है उसको नहीं समझ में आएगी। और मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ अंग्रेजी में, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो। चलो कहता हूँ कुछ अल्फाज, जो सिलसिला वो चला शुरू है। मैं कहने जा रहा हूँ एक इंसान के बारे में जिन्हें कहते हैं लोग गुरुजी। वैसे दिखने में तो ये आम इंसान है, मतलब ही इज अ नॉर्मल पर्सन, तो सच मानो हमारे लिए है भगवान। इनका कर्ज उतारना इतना आसान नहीं है, इनके बिना जिंदगी हमसे अनजान है। इनके सहारे हम परिंदे से आसमान में परवाज पाते हैं। इनके सहारे हम परिंदे में आसमान परवाज पाते हैं। ये हमारे लिए आवाज उठाते हैं, मतलब व्हेन वी नीड समथिंग ही ऑलवेज पुशेस अप। हमारे लिए इनका रिश्ता बड़ा अजीब सा एहसास है। इनका हमारी जिंदगी में होना यही हमारे लिए खास है। बहुत ज्यादा है। यूं तो हमारी जिंदगी में मगरूरी बहुत है, यूं तो हमारी जिंदगी में मगरूरी बहुत है। किसी के हुस्न में बहकना हमें जरूरी बहुत है। कई बार हम खुद को इनकी नजरों में गिरा देते हैं। कभी कभी होता नहीं है यार, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देते हैं जिससे टीचर गुस्सा हो जाता है।
वो हमें नहीं करना चाहिए, पर फिर भी हो जाता है। संभल जाओ यारों, संभल जाओ यारों, अभी हमारे ख्यालों में कमजोरी बहुत है। समझ रहे हो? हम अभी नहीं सोच पा रहे हैं, कभी कमजोरी है थोड़ी ख्यालों में। बेलोज मोहब्बत के गवाह हो आप, बेलोज मोहब्बत के गवाह हो आप। आपके सामने छोटे हैं वो हमारे अल्फाज। आपके लिए हमारी बस एक ही दुआ है रब से, ऊपर वाले से बस एक ही दुआ है, उठे ना कभी सर से आपका हाथ, कभी उठे ना सर से आपका हाथ। थैंक यू। तुम लिखे हो मेरे को भेज देना, ठीक है? और सब चलिए, थैंक यू वेरी मच बच्चों। ये 3 महीने का सफर आज बड़ा अच्छे से खत्म हुआ। थोड़ा सा इमोशनल भी है आदमी, पर बहुत लंबा पढ़ाया आप लोगों को, ठीक? और आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया, और आप सच में बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो मस्त रहिए। और एक चीज और बताऊं आपको मैं कि जिंदगी में जिस तरीके से आप उलझे हुए हो पढ़ाई को लेके, ये उलझन जरूरी है। जब उलझता है इंसान तभी सुलझने का रास्ता खोजता है। उलझे हुए हो अच्छी चीज है, उलझे रहना, रास्ता मिल जाएगा। उलझन से घबराना नहीं है, घबरा गए तो रास्ता बिखर जाएगा। उलझे हुए हो, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, रास्ता खुद मिल जाता है। क्योंकि जब कोई उलझा हुआ होता है ना, तो खुद से बात करता है, खुद से परेशान होता है, खुद से बहुत मेहनत करता है। वो एकदम रास्ता मिल ही जाना है। तो इस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, निश्चित मान के चलिए कि एक दिन ऐसा आएगा आपको लगे कि हमारी मेहनत सफल हुई। मीनवाइल उलझने छोटी छोटी आएंगी, उसको घबराना नहीं है, चुपचाप सहते रहना है। एक छोटा सा बरगद का पेड़ का सीड जब एडवर्स कंडीशन आती है तो चुपचाप बैठ जाता है, खत्म नहीं होता है वो। पर जिस दिन कंडीशन फेवरेबल होती है, वो ऐसा विशाल वृक्ष बनता है कि एक इकोसिस्टम बना देता है अपने ऊपर। वैसे ही आप होंगे। आप छोटे छोटे भी बच्चे हैं, ये मत समझिएगा कि आप से कुछ होगा नहीं जिंदगी में। आप अभी वो बरगद के छोटे से बीज हो जो अभी अपनी परिस्थितियों के साथ समझौता कर रहे हो। और जिस दिन बड़े होगे ना, ये मेरा दावा है कि बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाओगे तुम। एक एक बच्चा, क्योंकि जिस तरीके से आप डिसिप्लिन में पढ़ते लिखते हो, शानदार है, काबिल तारीफ है। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और खूब खुश होके पढ़िए। और मेडिकल कॉलेज में जाइए, और जहाँ भी जाइए, मेडिकल कॉलेज में जहाँ भी जाइए, अगर मेरी कभी जरूरत पड़े आपको जिंदगी में, तो मैं हमेशा बच्चों के साथ खड़ा मिलता हूँ। मेरा मैक्सिमम जो टाइम अगर मेरा जाता भी है मोबाइल पे, हालांकि मैं दूर ही रहता हूँ, वो बच्चों के साथ ही जाता है। मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज देखेंगे, सिर्फ बच्चों के मैसेज होते हैं। मेरा कोई फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा नहीं है, तो यूं मान लीजिए कि मेरा फ्रेंड सर्कल आप ही लोग हैं। मैं बच्चों से हर तरीके की बात करता हूँ, बच्चे हर तरीके की मेरे पास शेयर कर लेते हैं, क्योंकि मैं उनके लिए कोई बैरियर बना ही नहीं कभी। तो ना आपके लिए कभी बैरियर रहेंगे। कभी आप परेशान होना, लो होना, तो मेरे से बात करना, जरूर आपको फायदा होगा। ऑल द बेस्ट, मस्त रहो। थोड़ा सा मैं इमोशनल हुआ था, अब सही हूँ। तो ऑल द बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर करे आपको सपोर्ट।